हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, हम उसमें डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। इससे पहले हम कुछ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स देख रहे थे। अब आज हम देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। लास्ट टाइम हमने जो चीज़ देखी थी वो सुपर कंप्यूटर, ग्रेड कंप्यूटर, सर्वर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ये टाइप सारी पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो मज़ीद इसी लेक्चर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आज हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा जो अगला पार्ट है वो है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग के बारे में, ठीक है। बेसिकली क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग क्या होती है, पहले तो हमें इसके आर्किटेक्चर को समझना है, क्योंकि आगे इसकी कुछ और भी चीज़ें आ रही हैं। तो मीन्स कि इसकी कुछ टाइप्स भी आ रही हैं, वन टायर है, टू टायर, थ्री टायर है, एन टायर है, वगैरह वगैरह। तो हम सबसे पहले क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग क्या है। फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, बेसिकली क्या है ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है। बेसिकली जब आप अपने कंप्यूटर में कुछ भी करते हो, कोई काम कर रहे होते हो, तो वो बेसिकली सेल्फ उसी कंप्यूटर के ऊपर हो रहा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसकी प्रोसेसिंग किसी और जगह हो रही है। अगर आप अपने कंप्यूटर पे लेट्स सपोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो उसी वो डॉक्यूमेंट आपकी कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क लगी है वहीं पे स्टोर होगा, ठीक है। आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होगा, और फ्रंट एंड जो आपको नज़र आ रहा है एप्लीकेशन लेयर, जिसको मैं बोलता हूँ एप्लीकेशन लेयर, जो आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है। या प्रेजेंटेशन लेयर, सॉरी, प्रेजेंटेशन लेयर जो नज़र आ रही होती है आपको, यानी ये फॉर्म फॉर्म आपको जो कुछ भी नज़र आ रहा है सामने, ये सब कुछ भी एक ही कंप्यूटर के ऊपर हो रहा होता है। तो उसके हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग नहीं बोलते। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इस तरह से बोलते हैं कि आधा काम एक जगह पे हो रहा होता है, आधा काम किसी दूसरे कंप्यूटर में हो रहा होता है या सर्वर पे हो रहा होता है। तो इसे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग बोलेंगे। इससे क्यों किया जाता है ये? बेसिकली एक ऐसा आर्किटेक्चर है जिसमें लोड क्लाइंट से कम किया जाता है, ठीक है। स्प्लिट प्रोसेसिंग बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, बेसिकली ये क्या करता है? स्प्लिट करती है प्रोसेसिंग को, ठीक है। स्प्लिट प्रोसेसिंग बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। अब क्लाइंट क्या चीज़ है और सर्वर क्या चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर प्रोसेसिंग को ये दो हिस्सों में कन्वर्ट करती है, एक क्लाइंट और एक सर्वर में, ठीक है। क्लाइंट क्या होता है? यूजर पॉइंट ऑफ एंट्री। क्लाइंट क्या होता है? यूजर पॉइंट ऑफ एंट्री मीन्स के यूँ समझ लें कि क्लाइंट जो होता है, क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट के अंदर अगर मैं बात करूं, तो एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप गूगल करते हो, ठीक है। तो गूगल वालों ने क्या किया आपको, यानी ब्राउज़र प्रोवाइड किया हुआ है, या फिर कोई भी आप किसी भी कंपनी का ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, और उसमें गूगल डॉट कॉम खोलते हो। अब गूगल डॉट कॉम खोलते हो तो गूगल कहाँ पे? आपके कंप्यूटर के ऊपर स्टोर नहीं है, ठीक है। वो तो एक सर्च इंजन है जो कि नेट के ऊपर है, ठीक है। तो आपने क्या किया? उसके इंटरफेस से आपने एक रिक्वेस्ट सेंड की, कुछ कीवर्ड्स लिख दिए कि गूगल मुझे ये चाहिए। लेट्स सपोज आपने लिख दिया व्हाट इज कंप्यूटर। तो व्हाट इज कंप्यूटर गूगल से तुमने पूछा, गूगल जो है अब ये क्यूरी लेकर अपने सर्वर के पास गया। सर्वर ने क्या किया? अपने डेटाबेसेस से उन क्यूरीज को फेच किया कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं, किन किन वेबसाइट्स में व्हाट इज कंप्यूटर नाम का कोई वर्ड लिखा हुआ है, वगैरह वगैरह। उसने सर्च करके लिस्ट आपको थमा दी, आपके हाथ में पकड़ा दी। अब देखें, आपने क्या किया? आपने कीवर्ड्स दिए, ठीक है। आपने क्या किया? आपने कीवर्ड्स दिए, कहाँ पे दिए? गूगल को दिए, ठीक है। अब आपने गूगल्स को दिए, तो अब ये जो फ्रंट एंड आपको नज़र आ रहा है, यानी कि फ्रंट एंड मीन्स के ये जो प्रेजेंटेशन लेयर जो आपको नज़र आ रही है, इस सूरत में प्रेजेंटेशन लेयर क्या होगी? गूगल का जो इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है ना, वो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर है, आप देख सकते हो उसको। उसके थ्रू आपने एक रिक्वेस्ट की है। अब वो रिक्वेस्ट गई है गूगल्स के सर्वर पर, जहाँ पे गूगल होस्ट हुई है, ठीक है। उसने आके रिक्वेस्ट फुलफिल की, ढूँढी, निकाला, प्रोसेसिंग सारी की, और उसका रिज़ल्ट जो है वो आपको दिखा दिया, दोबारा से वापस इंटरनेट के थ्रू में आपके पास नज़र आ रहा है। तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की एक अच्छी एग्जांपल है, आपका इंटरनेट, जिसमें आप क्लाइंट होते हो, आप रिक्वेस्ट करते हो किसी भी सर्विसेज की, किसी भी चीज़ की रिक्वेस्ट करते हो, और इंटरनेट पे जो मौजूद सर्वर हैं वो आप रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहे होते हैं, ठीक है। और आपको रिटर्न कर रहे होते हैं, और आपको रिटर्न में वो पेज नज़र आ रहा होता है जो आपने रिक्वायर्ड किया है, ठीक है।
ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। और क्लाइंट्स यूज़र पॉइंट ऑफ एंट्री यानी कि सिस्टम्स हैं जो कि कोई इंटरफेस या प्रेजेंटेशन लेयर को यूज़ करते हैं और रिक्वेस्ट पुट करते हैं सर्वर्स को। सर्वर क्या काम करता है? स्टोर एंड प्रोसेस शेयर डाटा एंड परफॉर्म नेटवर्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। वो क्या करता है? आपका जो डाटा है उसको अपने पास उसने स्टोर किया होता है और शेयर कर रहा होता है या प्रोसेस कर रहा होता है, ठीक है? उन डाटा पर काम कर रहा होता है और कुछ नेटवर्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ पर भी काम करता है, जैसे कि जिसकी तरफ से रिक्वेस्ट आई है उसी को वापस जाना है, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, ठीक है? क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में क्या होता है? टू टायर्ड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है? अब यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा है कि वन टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है? सिंपली आप अपने इंटरफेस से सेंड करते हो कोई रिक्वेस्ट और जो प्रोसेसर है वो आपको सॉरी वेब सर्वर है वो रिक्वेस्ट पुट कर देता है, ठीक है? इसे हम यूजेस टू टाइप्स ऑफ मशीन्स, ठीक है? आगे यहाँ पे हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं मजीद इसकी डिटेल में। Two-tier architecture क्या है? Works when most or all of the application logic and data is hosted on a server. The client integrates with the presentation layer and access the server for application specific task and processing. क्या होता है? क्लाइंट जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू काम करता है, यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर उसको कोई फॉर्म या कोई इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, क्लाइंट को, और क्लाइंट उसके थ्रू रिक्वेस्ट करता है किसी सर्विसेज की, किसी भी चीज़ की। अब सर्वर जो होता है उसके ऊपर दो चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, टू आर्किटेक्चर में, टू टायर आर्किटेक्चर में। उसके ऊपर सर्वर के ऊपर एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक लॉजिक पड़ी हुई है, यानी कि पूरा का पूरा एप्लीकेशन लॉजिक है जिसके थ्रू उसने रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना है, और आगे डेटाबेस भी उसी के पास पड़ी हुई है। समझा की बात? तो ये सारी चीज़ें उसी के पास हैं। द कोर एप्लीकेशन एंड डाटा आर इंस्टॉल्ड एट सेंट्रल सर्वर, ठीक है? जो कोर एप्लीकेशन है और जो डाटा है वो सारे का सारा एक सेंट्रल सर्वर, एक ही सर्वर में इंस्टॉल है। One or more client devices uses its client and application to request data और प्रोसेस फ्रॉम सर्वर। क्या होता है? एक या एक से ज़्यादा क्लाइंट्स जो हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं। अच्छा, क्लाइंट्स जो है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि जैसे आप गूगल कर रहे हो, कोई और भी तो गूगल कर सकता है, इस तरह से हज़ारों लोग गूगल कर सकते हैं। तो ए सेम टाइम पे रिक्वेस्ट यानी एक से ज़्यादा क्लाइंट्स हो सकते हैं, ठीक है? तो वन और मोर क्लाइंट्स जो हैं वो क्या करते हैं? क्लाइंट एंड एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, और वो रिक्वेस्ट कहाँ जा रही होती है? वो सर्वर के पास जा रही होती है। सर्वर के पास क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर भी है और उसका डाटा भी पड़ा हुआ है। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर में कोर लॉजिक होती है कि एप्लीकेशन लेयर में बेसिकली होता है कि इस जो रिक्वेस्ट है ये इसको फुलफिल कैसा करना है, इसका सारा का तरीकाकार उसको मालूम है, ठीक है? सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको बता दिया गया है कि भाई फलां रिक्वेस्ट आएगी तो आपने उसको किस तरह सॉल्व करना है, कैसे ठीक करना है, उसको कैसे प्रोसेस करना है। तो सर्वर जो है सेंड द रिक्वायर्ड डाटा और परफॉर्म द प्रोसेस टू फुलफिल द क्यूरी। वो क्या करता है? सर्वर जो है वो डाटा जो है वो लेता है और उस पर प्रोसेसिंग करता है क्यूरी को फुलफिल करने के लिए, जो भी रिक्वेस्ट चाहिए उसको फुलफिल करने के लिए। In another two-tier client server architecture, such as a backup architecture, the application access or logic may be within the client device, whereas the server stores and provide the core data. Basically है क्या? यहाँ पे सारी बात ये है कि इन अदर वर्ड्स एंड नॉर्मल वर्ड्स में आपको बताऊँ कि जो आपकी जो क्लाइंट एंड एप्लीकेशन है उसके थ्रू क्लाइंट जो है वो क्या करता है? रिक्वेस्ट पुट करता है और वो रिक्वेस्ट जो है वो आपके सर्वर पे जाती है। सर्वर के पास आपका डेटा भी है, आपकी एप्लीकेशन भी है, और वहाँ से ही वो आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है और आपको उसका भेज देता है, ठीक है? तो ये सारी कहानी है टू टायर आर्किटेक्चर में। थ्री टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है? अब इसी में मैं आपको थ्री टायर आर्किटेक्चर के बारे में बताता हूँ, वो मैंने लेक्चर में इंक्लूड नहीं किया फिलहाल। तो उसमें क्या है? थ्री टायर आर्किटेक्चर में आपका, अब यहाँ पे टू टायर है ना, यानी क्लाइंट जो है एज इट इज़ है, ऐसे ही है जैसे अभी मैंने बताया। सर्वर जो है उसके पास इस वक्त दो चीज़ें हैं टू टायर के अंदर, एप्लीकेशन लेयर भी है और डेटाबेस भी है, यानी कि वो एप्लीकेशन और डेटाबेस दोनों चीज़ों को हैंडल कर रहा है एक सर्वर, ठीक है?
थ्री टायर में क्या होता है आपकी वो जो है ना वो एग्जांपल है आपकी मल्टी टायर की बेसिकली, ठीक है? मल्टी टायर में क्या होता है कि एक ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा दिया जाता है, सर्वर्स को बढ़ा दिया जाता है, सर्वर्स के काम को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है थ्री टायर आर्किटेक्चर के अंदर, थ्री टायर आर्किटेक्चर में ये होता है कि आपका जो एप्लीकेशन लॉजिक है कि काम कैसे करना है, वो भी एक सर्वर पे रख दी जाती है और इसके अलावा एक डेटाबेस का सर्वर डेटा को जो स्टोर करता है ना, वो उसका सर्वर भी एक अलग करके बना दिया जाता है। तो क्या होता है कि जब क्लाइंट जो एप्लीकेशन लेता है, ठीक है? एप्लीकेशन क्लाइंट एप्लीकेशन लेयर जो यूज़ कर रहा होता है, उसके थ्रू वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, सर्वर जो है बीच में यानी कि ये इंटरनेट के साथ तीनों चीज़ें कनेक्टेड है। इंटरनेट के थ्रू रिक्वेस्ट जाती है आपकी सर्वर के पास, सर्वर क्या करता है उस रिक्वेस्ट को सुनता है और एप्लीकेशन सर्वर पर जो सॉरी एप्लीकेशन सर्वर नहीं डाटा सर्वर पर जो भी डाटा पड़ा है वो डाटा एक्सेस करता है, लेता है और उसके ऊपर सारी प्रोसेसिंग करके इन रिटर्न वो दे देता है आपके क्लाइंट को, ठीक है? ये सारी कहानी है, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया बीच में, ठीक है? सिंपली ये पिक्चर के लिहाज से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये क्लाइंट सर्वर नॉर्मल काम कर रहा है। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग कंप्यूटर प्रोसेसिंग इज स्प्लिट बिटवीन क्लाइंट मशीन्स एंड सर्वर मशीन्स लिंक्ड बाय अ नेटवर्क यूजर इंटरफेस विद द क्लाइंट मशीन्स। क्या होता है यहाँ पे क्लाइंट जो है उसके ऊपर यूजर इंटरफेस है या एप्लीकेशन फंक्शन है, ठीक है? उसको यूज करते हुए वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, सर्वर जो है वो डिफरेंट डाटा और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी डाटा इस सूरत में डाटा भी इसके पास है, एप्लीकेशन फंक्शंस भी इसके पास है, नेटवर्क रिसोर्सेज भी इसी के पास है, सिंगल आम क्लाइंट के पास। यहाँ से वो रिक्वेस्ट करता है और दूसरा चला जाता है यहाँ, ठीक है? नेक्स्ट आगे बात करते हैं मल्टी टायर में। मल्टी टायर में क्या होता है मल्टी टायर्ड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है वो मैंने थ्री टायर के बारे में जो मैंने बताया है वो भी इसी की एक टाइप है, ठीक है? एन टाइप की। तो इसमें क्या होता है क्लाइंट जो है इंटरनेट के थ्रू वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, वेब सर्वर जो है वो एप्लीकेशन सर्वर है वो अलग से बना हुआ है, उसके ऊपर सारी की सारी एप्लीकेशन होस्ट हुई होती है या फिर बिजनेस लॉजिक लेयर होती है। वहाँ से आगे फिर आगे आ जाता है आपका डेटाबेस। अब ये वेब सर्वर का एप्लीकेशन सर्वर का काम है डेटा को एक्सेस करने का, एक्सेस करके वो एप्लीकेशन सर्वर को देगा, एप्लीकेशन सर्वर जो है वेब सर्वर को देगा, वेब सर्वर जो है इंटरनेट के थ्रू क्लाइंट को देगा। तो ये लंबा चौड़ा सा काम है, लेकिन इसमें ज़्यादा अच्छे फीचर्स आ जाते हैं, सिक्योरिटी भी आ जाती है, डिफरेंट लेवल्स आ जाते हैं और आजकल जो है हमारा ये मल्टी टायर सिस्टम या थ्री टायर सिस्टम ही चल रहा होता है, ठीक है? नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर में स्टोरेज इनपुट आउटपुट टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है? तो प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी मैग्नेटिक डिस्क है आपके पास। मैग्नेटिक डिस्क में क्या चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, हार्ड ड्राइव्स आ जाती हैं, यूएसबी ड्राइव्स आ जाती हैं, ठीक है? ये मैग्नेटिक डिस्क है। मैग्नेटिक डिस्क आपकी ये जो स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? जो डाटा को परमानेंटली स्टोर कर लेती हैं अपने पास, ठीक है? इसमें हार्ड डिस्क आ जाती हैं, जो आप हार्ड डिस्क नॉर्मली यूज़ कर रहे हो वो भी, हार्ड डिस्क में आपके पास साटा हार्ड डिस्क जो नॉर्मल डिस्क के ऊपर स्टोर की जाती है वो भी, और इसके अलावा आपके पास एक और हार्ड डिस्क है जिसको सॉलिड स्टेट डिवाइस कहते हैं, यूएसबी की तरह होती है। तो वो जदीद हार्ड डिस्क है, ठीक है? उसकी स्पीड बड़ी अच्छी होती है निस्बतन जो नॉर्मल ऑर्डिनरी हार्ड डिस्क है उससे। तो वो यूएसबी की तरह ही बिहेव कर रही होती है। तो यूएसबी क्या है आपकी, आप यूएसबी से को जानते हो अच्छी तरह, फ्लैश ड्राइव जो है आपकी, ठीक है? रैड के बारे में बात करें तो रैड कैन पैकेज हंड्रेड्स ऑफ ड्राइव्स ऑफ फॉर मैसिव स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। रैड बेसिकली क्या है, रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ये RAID से रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। बेसिकली क्या होता है कि इसमें आपकी जो है ना आपकी स्टोरेज डिवाइसेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में इकट्ठी होकर बड़ी स्टोरेज डिवाइसेस का रोल अदा कर रही होती हैं। बेसिकली सारी मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा डाटा स्टोर कर रही होती हैं, ठीक है? हंड्रेड्स ऑफ ड्राइव्स जो है वो समझ लें इकट्ठी हुई होती हैं और इकट्ठी उनको किसी न किसी लॉजिक के थ्रू बाउंड किया जाता है। इसमें डिफरेंट लॉजिक्स हैं, रैड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, 10 है। इस तरह से डिफरेंट रैड्स की टेक्नोलॉजीज हैं, हर एक का काम करने का बिहेवियर अलग अलग है, ठीक है? तो ये एक बेसिकली एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम बहुत सी हार्ड ड्राइव्स को इकट्ठा करके यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है?
तो बेसिकली ये हाई स्टोरेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसमें ऑप्टिकल डिस्क के बारे में नेक्स्ट आगे बात करते हैं। हमारे पास जो स्टोरेज टेक्नोलॉजीज हैं उसमें ऑप्टिकल डिस्क आ जाती है, जैसे कि सी डी रोम है, डीवीडी रोम है, सी डी आर डब्ल्यू री राइटेबल है, ठीक है। मैग्नेटिक टेप है बहुत पुराने ज़माने की, जब अगर आपको को याद हो कि जो कैसेट प्लेयर्स होते थे, ठीक है, कैसेट्स जो होती थी वो उनके ऊपर अगर आप कैसेट्स की बात करें देखें, चाहे वो छोटी कैसेट्स हैं या बड़ी कैसेट्स हैं जिसमें वीसीआर वगैरह प्ले होता था या मूवीज़ प्ले होती थी, तो उनके ऊपर वो मैग्नेटिक टेप अगर उसको खोल के देखते हो मैग्नेटिक टेप से डाटा उसके ऊपर एनकोड हुआ होता था। तो वो एनालॉग फॉर्म में होता था, डिजिटल फॉर्म में नहीं होता, डाटा उन मैग्नेटिक स्ट्रिप्स पे होता था। अगर बीच में से कोई स्ट्रिप्स तोड़ भी दें तो उतना हिस्सा कट हो जाता था, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइसेस सैन क्या है? कनेक्ट मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस ऑन ए सेपरेट हाई स्पीड नेटवर्क डेडिकेटेड टू ए स्टोरेज। नेक्स्ट आगे बात करते हैं ये सैन के बारे में। सैन में क्या है? बेसिकली अ टिपिकल सैन कंसिस्ट ऑफ ए सर्वर, स्टोरेज डिवाइसेस एंड नेटवर्क डिवाइसेस एंड इज यूज स्ट्रिक्टली फॉर स्टोरेज, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? सैन नेटवर्क में आपके पास सर्वर्स की कलेक्शन आ जाती है, आपके पास रैट टेक्नोलॉजीज भी आ जाती हैं जिसमें मैसिव स्टोरेज का डाटा है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं आपके पास, नेटवर्क डिवाइसेस भी आ जाती हैं जिसके थ्रू आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है। SAN store data on many different types of storage devices providing data to an enterprise. SAN supports communication between any server and store units as well as between different storage devices in the network. क्या होता है? ये यूजर हैं नीचे वाले, क्या है? यूजर हैं। अब यूजर जो हैं वो इंटरनेट के थ्रू सर्वर्स के साथ कनेक्टेड है, सर्वर जो हैं वो आगे सैन नेटवर्क से कनेक्टेड है, और सैन नेटवर्क में क्या होता है? आपके पास डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है, या रैट टेक्नोलॉजीज हैं, और ये सब कुछ कनेक्टेड है आपका नेटवर्क डिवाइसेस से। नेटवर्क डिवाइसेस क्या प्रोवाइड करती हैं? नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं, मीन्स कि आपका डाटा नेटवर्क पे इंटरनेट पर हो सकता है या किसी आम नेटवर्क पे भी हो सकता है, ठीक है। तो जितने भी यूजर्स होंगे नेटवर्क के, वो उन डिवाइसेस को यूज कर सकेंगे, और सर्वर जो है वो इन डिवाइसेस को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है, कंट्रोल कर रहे होते हैं। और सैन नेटवर्क जो है वो बेसिकली स्टोरेज एरिया नेटवर्क है, ठीक है, जहाँ पे डाटा सारा स्टोर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं आपके इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस गैदर डाटा एंड कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। डाटा को गेट करना और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रोवाइड करना जो है ये काम है आपके इसका, इनपुट डिवाइस का। इनपुट डिवाइसेस बेसिकली क्या करती हैं? डाटा यूजर से लेती हैं और कन्वर्ट करती हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जैसे कि आपका कीबोर्ड है, आप कीबोर्ड से अपनी फिंगर्स के थ्रू बटन्स को प्रेस करते हो और वो यूजर से डाटा, यानी कि आप लोगों से डाटा लेता है और कंप्यूटर को फीड कर देता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, 1 0 की फॉर्म में, ठीक है। कंप्यूटर का जो माउस है वो भी आप पकड़ रहे होते हो और उस पर क्लिक करते हो, वो क्लिक जो है वो कंप्यूटर सेंस करता है और वो क्लिक जो है वो चली जाती है कंप्यूटर के अंदर एज अ इनपुट, ठीक है। टच स्क्रीन जो है, जैसे आपके मोबाइल की टच स्क्रीन है या एटीएम की टच स्क्रीन है, जो भी कोई टच स्क्रीन है वो है, उस पर जैसे ही आप हाथ लगाते हो, फिंगर टिप करते हो, वो भी टच एज ए इनपुट कंप्यूटर के पास जाता है, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन है, मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन है, यानी कि जो चेक बुक्स जो होती है ना, चेक्स के ऊपर जो एक सबसे एंड पर लिखा होता है आपका अकाउंट नंबर वगैरह, वो सारा मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है, और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन एक ऐसी डिवाइस है जो उसको रीड करती है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन क्या होती है? ये जो आप टेस्ट देते हो ना, एग्ज़ाम देते हो एनटीएस का या कुछ ऐसा देते हो जिसमें वो गोल गोल आप सर्कल्स फिल करते हो, और जब आप आंसर शीट देते हो वो आंसर शीट जो है वो एक मशीन के अंदर से गुजारी जाती है, उसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन कहते हैं। अ, या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन बेसिकली आपके जो करेक्टर्स हैं, आमतौर पे जो भी आपने नॉर्मली जो लिखे होते हैं, नॉर्मल आपने उनको वो रीड करता है, ठीक है। वो क्या करता है? उनको वो रीड करके रिकग्नाइज करता है कि आपने क्या लिखा हुआ है, यानी कि आपने लिखा हुआ है लेट्स सपोज
जिम्स, GIMS, जिम्स लिखा आपने नहीं या जिम्स लिखा हुआ है। वो क्या करता है कि जब उसके पास ये चीज़ पहुँचती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन के पास, तो वो चेक करता है कि ये क्या लिखा हुआ है, उसको वो रिकग्नाइज़ करके कंप्यूटर्स के फॉन्ट्स में तब्दील कर देता है। तो इसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन कहा जाता है। पेन बेस इनपुट्स हैं। पेन बेस इनपुट्स जो हैं वो जैसे इलेक्ट्रिक, ये लाइट पेन है, ठीक है, वो होता है उसको स्पेशल जो आपकी जो स्क्रीन है उस पर दिया जाता है। इंजीनियर्स वैसे आमतौर पर इसको यूज़ करते हैं। और इस ये जो पेन बेस इनपुट है इसमें क्या होता है कि एक इसे वैसे लाइट पेन भी कहा जाता है, तो इलेक्ट्रिक लाइट पेन। तो इसमें क्या होता है कि ये एक स्पेशल स्क्रीन है, उसके साथ वो वायर्स के साथ कनेक्टेड होता है। और आप उस पेन के ऊपर ना एक छोटा सा बटन भी होता है। तो जैसे ही आप उस स्क्रीन पर कुछ लिखते हो बटन को प्रेस करके, तो वो इनपुट भी उस स्क्रीन पे चली जाती है। और ये नॉर्मली बहुत इंजीनियर जो है वो किसी मैप्स को ड्रॉ करने के लिए यूज़ की करते हैं। ठीक है, पहले की ये पुरानी डिवाइस है। डिजिटल स्कैनर जो है वो क्या करता है, डिजिटल स्कैनर जो है आपका जो पिक्चर है उसको स्कैन कर देता है, इंटू डिजिटल फॉर्मेट में ले आता है। ऑडियो इनपुट जो है वो क्या काम करती है, जैसे कि माइक है, ठीक है, माइक अभी मैं बोल रहा हूँ तो क्या है कि वो माइक जो है वो एनालॉग फॉर्म में डाटा को कलेक्ट कर रहा है और लेकर उसको कंप्यूटर की फॉर्म में स्टोर कर रहा है। इस तरह से सेंसर्स भी हैं। सेंसर भी जिस तरह से भी आप डिफरेंट टाइप का सेंसर होते हैं वो भी एनालॉग से डाटा लेते हैं और डिजिटल फॉर्मेट में सेंड कर देते हैं। आउटपुट डिवाइसेस हैं कुछ। आउटपुट डिवाइसेस में आपके पास है डिस्प्ले डाटा आफ्टर दे हैव बीन प्रोसेस्ड। आपका जो डाटा है वो जो प्रोसेस हुआ होता है, यानी कि कंप्यूटर की फॉर्म में होता है, उसको वो डिस्प्ले कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सारे के सारे डाटा कंप्यूटर के अंदर से आ रहा है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ इस डाटा को, ठीक है। लेकिन और कंप्यूटर जो है वो इसको कन्वर्ट करके मुझे दिखा रहा है। समझ आ रही है बात? तो डिस्प्ले डाटा आफ्टर दे हैव बीन प्रोसेस्ड। डाटा जो प्रोसेस हो जाता है उसको डिस्प्ले भी तो करवाना होता है। तो डिस्प्ले के लिए आपका मॉनिटर भी यूज होता है, प्रिंटर भी यूज होता है, ऑडियो आउटपुट स्पीकर्स यूज हो जाते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम कोलेक्ट्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन वन ऑफ टू वेज। आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है और उनको प्रोसेस करता है इन दोनों तरीकों में से किसी एक तरीके से, बैच प्रोसेसिंग या ऑनलाइन प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग में क्या है कि ट्रांजैक्शन स्टोर्ड फॉर प्री डिफाइंड अमाउंट ऑफ टाइम देन प्रोसेस एज अ ग्रुप। क्या होता है कि सुबह से शाम तक फर्ज करो जितनी भी टाइम तक जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती हैं उनको रिकॉर्ड करके एक साइड पे रख लेता है और एक ग्रुप की फॉर्म में उसको प्रोसेस करता है। इसको बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। यानी कि ट्रांजैक्शन जितनी भी हैं वो एक वक्त तक स्टोर होती रहती हैं। देखते हैं कि सुबह से शाम तक कितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं, ठीक है। उसके बाद जितना भी उस टाइम तक ग्रुप बन गया उस सबको वो प्रोसेस करते हैं ग्रुप की फॉर्म में, ठीक है। जिसे हम बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेस इमीडिएटली, यानी कि जैसे ही ट्रांजैक्शन आई उसका प्रोसेस किया फुल तौर पे उसी टाइम हो भी गया, ठीक है। इसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कहेंगे या प्रोसेसिंग कहेंगे। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि अ मॉडल ऑफ कंप्यूटिंग इन विच फर्म्स एंड इंडिविजुअल ऑब्टेन अ कंप्यूटर रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। ये क्लाउड कंप्यूटिंग ये नहीं है कि बादल पे ही जाके कंप्यूटिंग आप कर रहे हैं या फिर बादल पे डाटा रख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्लाउड वो नहीं। इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, इसमें जो आपके इंडिविजुअल्स हैं या फर्म्स जो हैं, इंडिविजुअल भी यानी आप लोग और फर्म्स जो हैं यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या छोटी मोटी कंपनियां हो जैसी भी, वो क्या करते हैं अपने अपने कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को इंटरनेट के ऊपर यूज़ कर रही हैं, ठीक है। कंप्यूटिंग रिसोर्सेज में इसके क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, क्लाउड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, क्लाउड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यानी कि कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है क्लाउड में होती है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना कोई भी डाटा इंपॉर्टेंट आपको किसी क्लाउड डाटाबेस में यानी कि किसी और जगह पर इंटरनेट के ऊपर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। मीन्स के क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि आपको कोई कंप्यूटर जैसे ड्रॉप बॉक्स जो है, ड्रॉप बॉक्स का नाम सुना होगा आपने मे बी, या वन ड्राइव, यानी इसमें ये बेसिकली क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग दे देते हैं। ये आपके आपको सर्विसेज बेच रहे हैं, ठीक है, कि आपने डाटा रखना है, चले हमारे सर्वर के ऊपर रख लें, इतने टाइम तक रख लें, ये क्लाउड कंप्यूटिंग है। या कोई सर्विस चाहिए तो ठीक है, क्लाउडली आपको मिल जाएगी। क्लाइंट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एज ए सर्विस, क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है वो एज ए सर्विस, क्लाउड सॉफ्टवेयर जो है वो भी आपको एज ए सर्विस मिल जाते हैं। ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग, डेवलपमेंट ऑफ
systems that can configure themselves, heal themselves, self-updating antivirus effect. मीन्स कि वो सिस्टम्स जो कि अपने आप को खुद से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं या अपने आप को ठीक बचा लेते हैं या अपडेट करते रहते हैं। जैसे कि एक ऐसे एंटीवायरस है जिसकी एग्ज़ाम्पल मैं बता दूँ कि एंटीवायरस है जो कि अपने आप को खुद से ही अपडेट कर रहता है। ऐसे ही विंडोज़ जो हैं वो भी अपने आप को खुद ही एक टाइम बाद अपडेट करती रहती हैं। जैसे ही कोई अपडेट आती है वो उसको ही अपडेट कर देती हैं। इसे ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग बोलेंगे, ठीक है? क्लाउड कंप्यूटिंग में ये एक एग्जांपल बताई है उसने कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, सर्विसेज हैं, ये इंटरनेट है, इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट चीज़ें हैं, तो कोई भी इनको यूज़ कर सकता है, ठीक है? क्लाउड कंप्यूटिंग में हार्डवेयर कंप्यूटर कैपेबिलिटीज आर प्रोवाइडेड एज अ सर्विस ओवर द इंटरनेट। क्या है भाई? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज जो हैं वो सर्विस के तौर पर इंटरनेट में प्रोवाइड की जा रही हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। Businesses and employees have access to applications and IT infrastructure anywhere at any time using internet connected devices. अब क्लाउड कंप्यूटिंग का फायदा क्या है कि कहीं पे भी किसी शॉप पे बैठ के किसी कैफेटेरिया में बैठ के कहीं भी बैठ के आप उन सर्विस को अवेल कर सकते हो अपने मोबाइल के थ्रू, अपने कंप्यूटर के थ्रू, अपने लैपटॉप के थ्रू, अपने किसी भी जगह पर इंटरनेट के थ्रू बेसिकली, ठीक है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आपका हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होते हैं, आपके सर्विसेज भी होते हैं, यानी कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज, इन सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो किसी भी जगह पे बैठ के, क्योंकि वो सारी क्लाउड पे हैं, कहीं पे इंटरनेट के ऊपर। तो इंटरनेट के ऊपर आप कोई भी चीज़ ऐसे परफॉर्म कर सकते हो। अब मीन्स कि अगर आपने अपना डाटा स्टोर करना है तो क्लाउड पे रखो। अब अगर आपको किसी डाटा की ज़रूरत पड़ गई है, फ़र्ज़ करो आप इस्लामाबाद में हो, आप गुजरात में रहते हो, आप इस्लामाबाद में चले गए हो, आपको डाटा की ज़रूरत पड़ गई है, तो आपका कंप्यूटर तो घर में पड़ा हुआ है। तो इस सूरत में आपको घर पे आना पड़ेगा। लेकिन अगर वही डाटा आपका क्लाउड में पड़ा है तो आप उधर ही बैठ के एक्सेस कर सकते हो उस डाटा को। ठीक है? तो ये फ़ायदा है। Visualization क्या है? Process of presenting a set of computer resources so that they can access in a ways that are unrestricted by physical configuration or geographic location. Visualization में क्या होता है कि जी प्रोसेस है ये ऐसा जिसमें आप सेट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को प्रेजेंट कर रहे होते हो एंड दैट कैन बी एक्सेस इन वेज दैट आर अनरिस्ट्रिक्टेड, यानी कि आप उसको किस तरह से कर सकते हो अनरिस्ट्रिक्टेड ऑफ फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन और जियोग्राफिकल लोकेशंस। मीन्स कि कहीं भी बैठ के भी उसे एक्सेस कर सकते हो। सर्वर विजुअलाइजेशन में क्या है? रनिंग मोर देन वन ऑपरेटिंग सिस्टम एट द सेम टाइम ऑन अ सिंगल मशीन। सर्वर विजुअलाइजेशन में क्या होता है? एक विजुअलाइजेशन है सर्वर की भी, उसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को आप एक ही सिस्टम पर यूज़ कर सकते हो। इसे सर्वर विजुअलाइजेशन कहते हैं। मीन्स कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हार्ड डिस्क होती है ना, उनके कुछ हिस्से कर लिए जाते हैं, उन हर हिस्से के ऊपर यूँ समझने के ऑपरेटिंग सिस्टम कर दिया जाता है ताकि हर क्लाइंट को अपना ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम या यूज़ किया जा सके, ठीक है? उनको यही लगता है कि भी हमारी ये हार्ड डिस्क है यानी जो क्लाइंट्स हैं वो सर्वर है, ठीक है? ये जो वर्चुअलाइजेशन सर्वर है ना, इसमें क्या ये सर्विस प्रोवाइड करता है? ये सर्विस ये प्रोवाइड करता है कि जितने भी क्लाइंट्स हैं, फर्स्ट करें 3 क्लाइंट्स होते हैं वो आमतौर पे, तो वो जब इससे कनेक्ट होते हैं तो वो अपना ही एक उनको एक अपनी ही ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से नज़र आ रहा होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो सर्वर है ना, इसके ऊपर एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल कर सकते हैं, एक ही मशीन के ऊपर, ठीक है? और जब क्लाइंट इसके साथ कनेक्ट होते हैं तो उनको अपना-अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम अलग-अलग नज़र आ रहा होता है। तो बैकएंड पे क्या हो रहा होता है कि हम हार्ड डिस्क को इस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं कि जितने भी क्लाइंट्स हैं उतने हम हिस्से कर लेते हैं और हर हिस्से पे अलग-अलग से वर्चुअलाइज़ेशन के थ्रू हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं, ताकि हर एक को अपना ही इंटरफ़ेस और अपनी ही एक लोकेशन मिल रही हो। मल्टी कोर प्रोसेसर में क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स विद 2 और मोर प्रोसेसर्स। क्या होता है कि आईसीज होते हैं आमतौर पे इंटीग्रेटेड सर्किट जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं आमतौर पे। ये क्या कहते हैं? एनहांस परफॉर्मेंस, रिड्यूस कंजप्शन एंड मोर एफिशिएंट साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग ऑफ मल्टीपल टास्क। क्या होता है कि इसमें परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज होती है, पावर कंजप्शन आपकी रिड्यूस हो जाती है और साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ आप कई मल्टीपल टास्क प्रोसेस कर रहे होते हो। तो ये बेनिफिट है मल्टी कोर प्रोसेसर्स का। आजकल हमारे पास मल्टी कोर प्रोसेसर हैं। डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स, जिसे हमने पहले भी थोड़ा पढ़ा है, अभी इसे फिर थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। मेन फ्रेम सिस्टम जो हैं आर लार्ज फास्ट एंड पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल मेन फ्रेम कैन प्रोसेस थाउजेंड्स ऑफ मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, एम आई टी एस।
मेन फ्रेम कंप्यूटर बेसिकली इसे हम मिड रेंज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ करते हैं। अच्छी ठीक-ठाक ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनको यूज़ करी होती हैं और ये काफ़ी पावरफुल, फास्ट और बड़ा सिस्टम है, ठीक है? और इसमें इंस्ट्रक्शंस को मेज़र करने की या प्रोसेस करने की जो स्पीड है वो क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी कि ये मिलियन इंस्ट्रक्शन 10 लाख इंस्ट्रक्शंस जो हैं अ, पर सेकंड वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? मिलियन सॉरी मिलियन instructions per second, ठीक है? Mainframe can also have a large memory primary storage capacities. The memory capacity can range from hundreds of gigabytes to many terabytes of a memory storage. अच्छा जी, ये कहता है जी इसकी प्राइमरी स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा है। प्राइमरी स्टोरेज कौन-सी होती है आम तौर पे? एक होती है प्राइमरी स्टोरेज और एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज बोलते हैं रैम को, ठीक है? रैम को बोला जाता है प्राइमरी स्टोरेज। अब प्राइमरी स्टोरेज इसकी कितनी है? वो कहता है वो भी आपकी हंड्रेड्स गीगाबाइट्स से टेराबाइट्स तक जाती है, यानी कि ठीक-ठाक इसकी प्राइमरी स्टोरेज भी है, अच्छी खासी। मेन फ्रेम की बात करें तो हैव अ स्लिम डाउन ड्रेस्टिकली इन अ फ्यू डेज लास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है? Dramatically reduce their air conditioning needs, electric power consumption, and floor space requirements, and thus their acquisition and operating systems. क्या हुआ है भाई? कुछ पिछले कुछ ईयर से इन्होंने अपनी जो एयर कंडीशनिंग नीड्स है उनको रिड्यूस किया, इलेक्ट्रिक पावर कंजप्शन को रिड्यूस किया और जितनी उनको स्पेस चाहिए कवर अप करने के लिए, यानी कि स्मार्ट आपके पास साइज में छोटे छोटे आपको मिलने शुरू हो गए मेनफ्रेम कंप्यूटर्स भी। मोस्ट ऑफ दीज इम्प्रूवमेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ मूव फ्रॉम cumbersome water cooled mainframes to newer air cooled technology for mainframe systems, ठीक है जी? नेक्स्ट आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मेनफ्रेम सिस्टम एंड सुपर कंप्यूटर्स। मेनफ्रेम कंप्यूटर्स कंटिन्यू टू हैंडल द information processing needs for the major corporation and government agencies with a high transaction processing volumes or complex computation problems। क्या है कि ये हैंडल करता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग नीड्स जो कि आपकी गवर्नमेंट लेवल एजेंसीज को भी चाहिए होती हैं या बड़ी बड़ी आपकी कॉर्पोरेशंस को चाहिए होती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज को चाहिए होती हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग वॉल्यूम जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि जिसमें हज़ारों लाखों की तादाद में प्रोसेसिंग होनी चाहिए और उनको उनके इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई ऐसा कोई सिस्टम हो जिसमें लाखों की प्रोसेसिंग हो रही हो और फ़ौरन से हो रही हो। तो उसके लिए जो मोस्ट सूटेबल चीज़ होती है वो आपकी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, तो इसलिए वो इसे एक्वायर कर रहे होते हैं और कम्प्लेक्स कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए मेन फ्रेम काफ़ी हद तक कामयाब है बल्कि यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मेजर इंटरनेशनल बैंक्स जो हैं, यानी कि कौन कौन यूज़ कर रहा है इसको? फॉर एग्जांपल मेजर इंटरनेशनल बैंक्स हैं वो यूज़ करते हैं, एयरलाइंस यूज़ कर रही हैं, ऑयल कंपनीज जो हैं वो यूज़ कर रही हैं इसको अपने सेल परचेज वगैरह के लिए, अपने डाटा को स्टोर करने के लिए, एंड अदर लार्ज कॉर्पोरेशन प्रोसेस मिलियंस ऑफ सेल्स ट्रांजेक्शन एंड कस्टमर इंक्वायरीज ईच डे विद हेल्प द लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स या systems. Mainframe are still used for intensive applications such as analyzing seismic data from oil field exploration and simulating flight condition in designing एयरक्राफ्ट। अच्छा, इसमें क्या है कि मेन फ्रेम्स जो हैं वो आज भी यूज़ होते हैं और काफ़ी हद तक यूज़ होते हैं, किस लिए? जहाँ पे कंप्यूटेशंस जो हैं वो बहुत एक्यूरेसी के लिहाज से भी चाहिए होती हैं, इसके अलावा कहीं पे डाटा जो है वो चाहिए होता है, डाटा को स्टोर करना होता है, उसके डाटा के यानी ऑयल फील्ड जो होती है ना ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ से डाटा को एक्सप्लोर करना होता है, उसके लिए उसको एनालाइज करने के लिए आमतौर पे यूज़ की जाता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके अलावा फ्लाइट सिमुलेटिंग फ्लाइट कंडीशंस इन डिज़ाइनिंग एयरक्राफ्ट, कि भाई जब आप कोई चीज़ एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन कर रहे हो ना, तो उसमें आपने देखना होता है कि भाई प्लान सिचुएशन में ये किस तरह से बिहेव करेगा, सिमुलेट करता है ये बेसिकली, ठीक है? सिमुलेटिंग का क्या मतलब है? एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बेसिकली होती है। वर्चुअल इन्वायरमेंट ऐसी इन्वायरमेंट है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन एक तरह से बना दी जाती है ताकि पता चले कि एक मॉडल जो है, यानी कि एक फ्लाइट का जो मॉडल है, लेट्स सपोज एक एयरक्राफ्ट है, उसका जो मॉडल है जो डिज़ाइन किया है वो
हवा में किस तरह से प्रवास करेगा, कैसे करेगा, किस तरह की कंडीशन, अगर बुरी कंडीशन होंगी, अच्छी कंडीशन होंगी, तो वो क्या बिहेव करेगा, वो उसका बिहेवियर नोट करने के लिए आपकी ये मेन फ्रेम कंप्यूटर पे यूज़ किया जाता है, जिसमें सिमुलेशंस होती हैं। ठीक है, हम डाटा प्रोवाइड करते हैं और सिमुलेट करते हैं कि भाई ये किस तरह से बिहेव करेगा, क्योंकि एक्चुअली में अगर हम वो चीज़ें टच करें तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, इसलिए बेहतर है कि हम उसका एक मॉडल बना के जो है मेन फ्रेम में टच कर लें, वो हमें सस्ता पड़ता है। इसके अलावा मेन फ्रेम आर ऑल्सो वाइडली यूज इन सुपर सर्वर्स फॉर द लार्ज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एंड हाई वॉल्यूम इंटरनेट वेबसाइट्स फॉर लार्ज कंपनीज। क्या होता है कि मेन फ्रेम जो है आमतौर पे आपका कहाँ यूज़ हो रहा है, वो एज अ सुपर सर्वर यूज़ हो रहा है, ताकि बड़े से बड़े जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हैं उनको हैंडल किया जा रहा है, और हाई वॉल्यूम इंटरनेट वेबसाइट जो हैं जो लार्ज कंपनीज के लिए यूज़ हो रही हैं वो भी इसमें इस्तेमाल हो रही हैं। एज अ प्रीवियसली मेंशन, mainframe are becoming popular business computing platform for data mining and web warehousing as well as electronic commerce application। ठीक है, तो जैसे कि पहले हमने मेंशन किया हुआ है कि मेनफ्रेम जो है वो पॉपुलर है। ठीक है, और इसलिए इसको यूज़ किया जा रहा है डाटा माइनिंग के लिए, डाटा वेयर हाउसिंग के लिए, मीन्स के डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा माइनिंग के लिए। डाटा माइनिंग में होता है कि आपका जो डाटा है बहुत ज़्यादा मिकदार में पड़ा हुआ है और आपको एक रिक्वायर्ड डाटा चाहिए, बहुत ज़्यादा डाटा है, मीन्स कि अगर आपके पास डाटा जो है वो टेराबाइट्स में है, टेराबाइट से भी ज़्यादा है, तो आपको कुछ अमाउंट का डाटा चाहिए, तो आप या फिर आपको एक क्राइटेरिया पे डाटा चाहिए, मीन्स कि आप कहते हो कि भाई मुझे वो चीज़ चाहिए। लेट्स सपोज मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी सेल्स जो हैं वो अगस्त के महीने में कितनी होती हैं। ठीक है, तो ऑयल की सेल्स कितनी होती हैं अगस्त के महीने में, इस तरह से। तो डाटा तो बहुत ज़्यादा पड़ा होता है, हर मामले में पड़ा हुआ है। तो सिर्फ अगस्त के महीने के बारे में सेल्स जो है, हर अगस्त के बारे में, हर साल के अगस्त के बारे में वो डाटा निकाल के आपको देता है, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन आपको दे देते हैं जिसमें डाटा माइन किया जाता है, निकाला जाता है, देखा जाता है, परखा जाता है। कुछ मॉडल्स होते हैं माइनिंग के, वो अप्लाई किए जाते हैं ताकि डाटा को निकाला जा सके। ठीक है, वहाँ से। तो ये काम भी आमतौर पे जो नॉर्मल कंप्यूटर हैं वो हमारे नहीं कर पाते, लेकिन मेरे कंप्यूटर्स चुटकी में कर लेता है। The term supercomputer describe a category of extremely powerful computers systems specifically designed for scientific, engineering, and business applications require extremely high speed for massive numeric computations। आपका जो सुपर कंप्यूटर है वो एक ऐसी कैटेगरी में आता है जिसमें आपको एक्सट्रीमली पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम है चाहिए। बेसिकली ये एक एक्सट्रीमली पावरफुल कंप्यूटर है जो कि साइंटिफिक पर्पज में यूज़ हो रहा है, इंजीनियरिंग में यूज़ हो रहा है, बिजनेस एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है। और ये क्यों यूज़ हो रहा है, बेसिकली किस किस चीज़ में अच्छा है ये न्यूमेरिक कंप्यूटेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो कि एक्सट्रीमली हाई स्पीड में आपको मैसिव न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन दे रहा है, कि बहुत यानी कि कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिक कंप्यूटेशन हैं। ठीक है, और मैसिव एप्लीकेशन हैं, मैसिव न्यूमेरिक कंप्यूटेशन हैं, और वो भी हाई स्पीड में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मार्केट फॉर सुपर कंप्यूटर इंक्लूड गवर्नमेंट रिसर्च एजेंसीज, लार्ज यूनिवर्सिटीज एंड मेजर कॉर्पोरेशन। इनकी जो मार्केट है, कौन कौन इसमें यूज़ कर रहा है, गवर्नमेंट एजेंसीज इनको यूज़ कर रही होती हैं, लार्ज यूनिवर्सिटीज इसको यूज़ कर रही होती हैं, और बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन जो है वो इनको यूज़ कर रही होती हैं। दे यूज़ सुपर कंप्यूटर फॉर एप्लीकेशन सच एज ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग, ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मिलिट्री डिफेंस सिस्टम यानी मिसाइल्स बनाने के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है, मिसाइल्स के लिए। कंप्यूटेशंस को कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, स्टार्स वगैरह जो है ना, इनके लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। स्पेस के डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर रिसर्च एंड डिज़ाइन, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर की रिसर्च और डिज़ाइन के लिए, कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कैसे बनेगा, वो भी आपका बनता है कैसे, आपके उसकी भी डिज़ाइनिंग जो आपकी सुपर कंप्यूटर में होती है। एंड लार्ज स्केल डाटा माइनिंग, के डाटा माइनिंग करने को, एक डाटा माइनिंग आपकी होती है मेन फ्रेम में, और एक डाटा माइनिंग होती है आपकी इसमें सुपर कंप्यूटर में। तो जो लार्ज स्केल यानी कि उससे भी ज़्यादा जिसके लिए आपका मेन फ्रेम भी कम पड़ जाता है, उसके लिए भी आपका जो सुपर कंप्यूटर है वो भी उसे ठीक ठाक कर देता है काम। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। सुपर कंप्यूटर यूजेस पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर ऑफ इंटरकनेक्टेड माइक्रो प्रोसेसर्स which can execute many instructions at the same time in parallel।
क्या होता है कि ये पैरेलल प्रोसेसिंग यूज़ करता है, मीन्स कि एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर जो हैं वो लगे होते हैं काम में, और वो सारे पैरेलल काम कर रहे होते हैं, यानी कि एक साथ काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि एक के बाद दूसरा करेगा, दूसरे के बाद तीसरा करेगा, ऐसा नहीं। दे कैन ईजिली पावरफुल परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशंस एट द स्पीड ऑफ मिलियंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड, यानी कि गीगा फ्लॉप्स में। ठीक है, कि यानी कि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, ये फ्लॉप्स में देखा, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन में देखा होता है। सुपर कंप्यूटर दैट कैन कैलकुलेट इन टेरा फ्लॉप्स ट्रिलियन ऑफ floating point operations per second, which use massive parallel processing design of thousands of microprocessors are now in use. आजकल के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं जो जदीद हो गए हैं, मजीद पहले भी जदीद थे, अब उससे भी ज़्यादा जदीद हो रहे हैं। कि पहले गीगा में बात कर रहे थे, अब टेरा फ्लॉप में बात करें, यानी ट्रिलियंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड वो यूज़ कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मकदार में पैरेलल प्रोसेसिंग को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और थाउज डिज़ाइन, अच्छा इसमें क्या है कि मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग यूज़ हो रही है, और आपके जो डिज़ाइन है ऑफ थाउजेंड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है, वो भी इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली आजकल जो यूज़ हो रहा है वो इस तरह से यूज़ हो रहा है, जिसमें जिसकी जो स्पेसिफिकेशन वो टेराफ्लॉप्स हैं, और मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग को यूज़ कर रहे हैं। परचेज प्राइस ऑफ लार्ज सुपर कंप्यूटर और 5 मिलियन टू 50 मिलियन रेंज, इसकी जो प्राइस है वो भी काफ़ी ठीक ठाक हाई है। नेटवर्क कंप्यूटर्स आर द माइक्रो कंप्यूटर category designed primarily for use with the internet and corporate internet by clerical co-workers, operational employees, and knowledge co-workers with specialized limited computing applications. नेटवर्क कंप्यूटर जो हैं वो भी बेसिकली इंटरनेट को यूज़ करते हुए आपके कॉर्पोरेट इंटरनेट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक नेटवर्क तैयार होता है, उसके अंदर रह रह के ही सिस्टम यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाहर, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क है जो कि इंटरनल एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिज़ाइन किया जाता है, उसके बाहर नहीं कुछ होता। ऑपरेशनल एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉयज़ उसको यूज़ कर रहे होते हैं, नॉलेज वर्कर्स उससे यूज़ कर रहे होते हैं, और वो नेटवर्क कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होता है, यानी कि नेटवर्क कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, और दीज एन सीज आर लो कॉस्ट सील्ड माइक्रो प्रोसेसर विद नो और मिनिमल डिस्क स्टोरेज दैट आर लिंक टू ए नेटवर्क। यानी क्या है कि ये लो कॉस्ट कंप्यूटर्स होते हैं जिनकी जो स्टोरेज है वो बहुत कम होती है, यहाँ पर नहीं होती, सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं। User of NCs depend primarily on network servers for the operating system and the web browsers, application servers and data access to storage. Basically जो NCs हैं, ये नेटवर्क कंप्यूटर जो हैं, ये लाइट वेट कंप्यूटर्स होते हैं वैसे आमतौर पे, या यूँ समझ लें कि इनकी स्पेसिफिकेशन के लिहाज से भी ये थोड़े बहुत ही होते हैं, इतने कोई अच्छे पावरफुल नहीं होते। ये नेटवर्क कंप्यूटर से इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नेटवर्क पर हैं, और इनकी जो प्रेजेंटेशन लेयर है, यानी कि सामने इनको एक स्पेसिफिकली वेब ब्राउज़र मिल रहा है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है, वो भी सारे का सारा आपका नेटवर्क पे ही होता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो भी नेटवर्क पे, और जितने भी डाटा एक्सेस हैं वो भी सारा आपका नेटवर्क पर ही होता है। अब स्टोरेज वगैरह करनी है तो भी वो भी नेटवर्क पे ही करनी है। तो ये सारी चीज़ें बस एक एक्सेस करने के लिए, एक चीज़ को यूज़ करने के लिए, और ये नेटवर्क कंप्यूटर जो हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये नेटवर्क कंप्यूटर जो हैं वो आमतौर पे आपके सर्वर से ही कनेक्ट होते हैं, और वहीं से सारे डाटा रिसोर्सेज को ले रहे होते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क रिसोर्सेज ये आमतौर पर नेटवर्क सर्वर्स पर रिलाई कर रहे होते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, वेब ब्राउज़र के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, डाटा एक्सेस एंड स्टोरेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे फिर बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। इनपुट्स जो हैं, इनपुट्स में आपके पास कीबोर्ड, टच पैड या हम पहले भी देख चुके हैं, जो कि अपना डाटा जो है वो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और डायरेक्ट एंट्री भी होती है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में इनटू कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद प्रोसेसिंग है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये जो कि मेन पार्ट होता है, सीपीयू, ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर इसको कहते हैं। तो इसको भी आमतौर पे टू सब मेजर यूनिट में डिवाइड किया गया है, जैसे जिसे कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स नोन एज रजिस्टर्स ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक फंक्शंस रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या है कि आपका जो एएलयू है ना, उसमें कुछ रजिस्टर होते हैं, छोटे छोटे, एक स्पेस होती है, मीन्स की एक मेमोरी होती है उसकी छोटी सी, बिल्कुल मामूली सी। ठीक है,
आम तौर पे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये इन रजिस्टर्स को यूज़ किया जाता है अपना रिजल्ट रखने के लिए और अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो इसके बेसिकली सीपीयू है, सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है जिसमें आपकी सारी कैलकुलेशन परफॉर्म होती हैं और एक कंट्रोल यूनिट है जो कि पूरा ओवरऑल पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करते हैं होते हैं उसमें से, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आउटपुट डिवाइसेज हैं, इनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है काफ़ी हद तक। आउटपुट डिवाइसेज कौन से हैं, स्टोरेज डिवाइसेज कौन से हैं, कंट्रोल यूनिट जो है सीपीयू की वो कंट्रोल कंपोनेंट है आपके पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम का। इट्स रजिस्टर एंड अदर सर्किट्स इंटरप्रेट सॉफ्टवेयर instructions and transmit direction that control the activities of other components of the computer system। बेसिकली ये जो कंट्रोल यूनिट है ना आपके सीपीयू का, ये पूरे पूरे कंप्यूटर को और उसके कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होना है, कब होना है, किस तरह से होना है, कहाँ पे जाना है, ये सारे कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है और सिग्नल्स प्रोवाइड कराता है पूरे पूरे सिस्टम को, ठीक है। तो ये आमतौर पे आपके ओवरऑल जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि ये कीबोर्ड है, ये इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, ऑप्टिकल डिवाइस, ये वो। यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास विजुअल डिस्प्ले है, प्रिंटर है, ऑडियो रिस्पॉन्स है, फिजिकल कंट्रोल डिवाइसेज हैं, ये आउटपुट डिवाइसेज हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, फिर आगे स्पेशल पर्पस प्रोसेसर हैं, कैश है और प्राइमरी स्टोरेज जो है आपकी रैम शैम जो है वो है लगी है। उसके साथ सेकेंडरी डिवाइसेस हैं आपके पास मैग्नेटिक या फिर आपकी जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये वो लगी हैं, ठीक है। तो ये एक डायग्राम थ्रू रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। तो आज के जो लेक्चर हमारा यही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं।